नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित शिक्षण की आज की इस कक्षा में आपका स्वागत। 10वीं गणित में से पहला जो अध्याय है हमारे पास रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, उसे हम देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर से यदि हम देखें तो हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, कुल 4 मार्क्स के लिए पेपर सेटअप होगा इस चैप्टर में से। तो क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, जैसे पहला है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। इस प्रकार का प्रश्न रह सकता है। 5 + 5 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है या अप्रमेय, इस प्रकार का क्वेश्चन। HCF ज्ञात करना किन्हीं दो संख्याओं का, और आगे कोई परिमेय संख्या देकर यह पूछना कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास इसमें रहेंगे। तो यदि हम देखें, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि HCF वो पूछ सकता है कि HCF क्या होगा, कोई दो संख्याएं देकर। जहां पर लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर निम्न का HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं, 135 और 225। तो हम बड़ी संख्या लेते हैं सबसे पहले। बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, भाज्य और भाजक 135 जो छोटी संख्या है। इससे यदि हम डिवाइड करें तो हमें पता है कि 1 पे जाएगा 135। ये कितना आ जाता है हमारे पास 90। अब जो शेषफल है वह हमारे पास भाजक बन जाता है। जो पहले भाजक था वह क्या बन जाता है, भाज्य। तो अब कितने पे जाएगा जी, 90, 1 जा 90, इट मीन्स 45 हमारे पास शेषफल आ जाता है। अब यह जो शेषफल है हमारे पास यह भाजक होगा और भाज्य क्या बन जाएगा 90। अब 45 दूना 90, शेषफल कितना 0। तो यूक्लिड विभाजन कहता है कि इस प्रकार की प्रोसेस इसको हम तब तक करते हैं जब तक क्या है, शेषफल हमारे पास कितना ना हो जाए, 0। और जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो अंतिम हमारे पास भाजक है वह क्या है, हमारा HCF होता है। तो इसमें HCF हमारे पास क्या है, 45। इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं और थर्ड को। जैसे थर्ड देखते हैं, 8, 6, 7, इसको हम डिवाइड करें 2, 5, 5 से, तो हमें पता है कि ये 3 पे जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास 2, 0 और 1। शेषफल आ गया, भाजक क्या था 255। तो जो है हमारे पास अब भाज्य हो गया और भाजक शेषफल बन गया। अब कितने पे जाएगा जी, 2 पे, 2 दूनी 4 और 10 दूना 20। कितना आ गया, शेषफल 51। अब हमारे पास क्या है, जो शेषफल है वह क्या बन जाएगा, भाजक। और जो पहले हमारे पास भाजक था वह क्या होगा, भाज्य। अब ये कितने पे गया, 2 पे। इट मीन अब शेषफल कितना हो गया, 0। अंतिम भाजक क्या था, 51 था, जिससे डिवाइड करने से शेषफल कितना मिला, शेषफल कितना मिला, 0। तो हमारा HCF कितना है, 51। तो इन क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करोगे। यदि आपने यूक्लिड विभाजन के रूप में से लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो कि 225 है। जैसे यह पहले क्या था, 135 गुणा में 1 की प्लस शेषफल कितना 90। और फिर आपने क्या किया, फिर आपने 135 लिया और उसे कितने से डिवाइड किया, 90 से, और गुणा में क्या किया 1 + 45। फिर आपने क्या किया, 90 कितने पे गया 45, गुणा में 2 किया, प्लस में शेषफल कितना आ गया 0। तो यह क्या था हमारे पास, HCF था 45। यूक्लिड विभाजन से यदि सॉल्व करना आ जाए तो आप इस प्रकार से करोगे इसको। और यदि आपने केवल HCF निकालना है तो ये प्रोसेस लगा के HCF निकालो और आंसर लिख दो कि कितना है HCF। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, राइट ऑप्शन पे आप क्या करो, टिक कर दो। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित संख्याओं को भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। 140 को लिखना है भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, 156 को, 3825 और 5005। अब पहला क्वेश्चन यदि हम देखें, 140 है हमारे पास। सबसे छोटी जो गुणनखंड है इसका क्या है, भाज्य गुणनखंड में पता 2 है, 2 पे जाएगा 72 या 140। फिर 2 पे जाएगा 35। अब कितने पे जाएगा जी, 5 पे। तो 140 के जो भाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। इट मीन्स 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जिसमें यह ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से यदि हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करें तो पहले कितने पे जाएगा, 2 पे, कितना आ गया 78। फिर 2 पे गया
39, फिर कितने पे गया 313। तो अब कितने आगे हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। इट मीन आंसर हमारा क्या 2 की पावर 2 3 गुना में 13। 4 ऑप्शन में से आपने क्या है इस ऑप्शन को चूज कर देना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए होंगे, यदि 1 मार्क्स के लिए जो है क्वेश्चन आ जाता है। इसी प्रकार से अन्य पार्ट है। और क्वेश्चन किस प्रकार का वो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे पहला पार्ट है वो कहता है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इसका अपने HCF और LCM ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं 12 के हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 2 गुना में 2 गुना में 3 होंगे हमें पता है। 15 के फैक्टर करते हैं, 3 गुना में क्या होंगे 5, और 21 के करते हैं 3 गुना में 7। HCF क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा सार्व गुणनखंड। तो क्या सार्व है, तीनों में साझा क्या है बड़े से बड़ा 3, तो हमारा HCF कितना होगा 3 होगा। और LCM क्या होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने क्या करना है प्रत्येक डिजिट की घात लेनी है जो बड़ी से बड़ी है गुणनखंड के रूप में। तो जहाँ से हमें मिला था 2 की 2 गुना में 3, तो क्या आ जाएगा LCM 2 की पावर 2 गुना में 3 1 टाइम गुना में 5 गुना में 7। इट मीन हमारे पास ये कितना आ जाएगा 4 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7 4 2 0। यह हमारा क्या होगा LCM होगा। तो इस प्रकार से आप HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या था 8, 9 और 25 का। 8 के फैक्टर क्या होंगे हमें पता है 2 2 और 2, इट मीन 2 की पावर 3, और 9 के 3 गुना में 3 और 25 के 5 गुना में 5। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन तो इनमें कोई फैक्टर नहीं है। जहाँ पे 2 था इनमें 2 नहीं आया, जहाँ पे 3 था इनमें 3 नहीं है, जहाँ पे 5 था इनमें 5 नहीं है। इट मीन HCF कितना है 1 है। और LCM क्या है, LCM क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 3 और 5 डिजिट हमें मिल रही है तीनों के फैक्टर्स में। अब देखना है कि 2 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है 3 गुना में 3 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है 2, और 5 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है 2। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 8 गुना में 9 गुना में 25। इसकी गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये कितना आ जाएगा 1800। ये कितना मिल जाएगा हमें 1800। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक अन्य मेथड भी है HCF और LCM ज्ञात करने का, वो हम पहले ही देख चुके हैं। वो क्या है, यदि सॉल्व करना आ जाए तो आप इस प्रकार से करोगे, और यदि केवल एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि HCF और LCM ज्ञात करो तो आप क्या करोगे, कोई भी मेथड लगा सकते हो। यदि एक नंबर के लिए आपको कहा गया है तो आपने क्या किया 12 से डिवाइड किया 12 है, 3 शेषफल अब 12 है 4। हमें पता है कि 3 पे भाग करने से जो है शेषफल हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब तीसरी संख्या क्या रहेगी 12 हो गया 15 21 रहेगी। अब 21 को भी उस 3 से भाग करके देखते हैं 7 या 21। इट मीन हमारा HCF है वो तो कितना है 3 है। अब LCM निकालना है तो 12 15 और 21, 2 पे गया 6 15 एज इट इज 21 एज इट इज, फिर 2 पे गया 3 15 एज इट इज 21 एज इट इज, फिर कितने पे गया फिर गया जी 3 पे, 3 एकम 3 5 दिए 15 7 दिया 21। तो कितना होगा LCM होगा हमारे पास 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 1 गुना में 5 गुना में 7। तो कितना आ जाएगा 420। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो 1 मार्क्स के लिए आई, यदि HCF निकालना या LCM निकालना। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, दो संख्याओं 26 और 91 का HCF 13 है, LCM ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि दो संख्याओं का HCF इतना है LCM ज्ञात करो, या LCM इतना है HCF ज्ञात करो, या ये आ जाता है कि दो संख्याओं का HCF दे रखा है और LCM दे रखा है और उनमें से एक संख्या दे रखी है, तो आपने दूसरी संख्या निकालनी, तो आप कैसे करोगे। हमारे पास क्या होता है पहली संख्या, यदि दो संख्याओं पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुणा में LCM। जी आपने याद रखना है। अब दो संख्याएं दी हैं हमारे पास, कौन कौन सी 26 और 91, उनमें उनका HCF कितना है 13, LCM हमने निकालना है। तो हमें पता है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर है HCF कितना था
13 और गुणा में एलसीएम। इसको अप्लाई कर दिया हमने, ये नीचे वाले को, इसको हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। इसको आपने याद रखना है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इट मीन फर्स्ट गुणा में सेकंड बराबर है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। इसको हमने अप्लाई किया है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 26 गुणा में 91 बटा में 13, 182 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यदि हमारे पास इन चार में से क्या दिया हुआ होगा, तीन चीज़ें दी हुई होंगी, हमने चौथी निकालनी है, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और वो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि निम्नलिखित संख्या प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या। वो आपको कोई संख्या दे देगा और पूछेगा कि ये संख्या प्रमेय है या अप्रमेय है। हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, और P कोमा Q क्या है, पूर्णांक है। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, ये संख्या क्या कहलाती है, प्रमेय संख्या। ये संख्या क्या कहलाती है, प्रमेय संख्या। और जो इस रूप में नहीं लिखी जा सकती वो क्या कहलाती है, अप्रमेय संख्या। जो संख्या P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो इस रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, अप्रमेय संख्या। जहाँ पर क्या है, Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, और P कोमा Q क्या है, पूर्णांक है। तो अप्रमेय क्या है और प्रमेय क्या है, ये हमने देख लिया है। अब हमारे पास अप्रमेय संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, जैसे √2, √5, √3, √7 और पाई, और क्या हो सकता है, P। जहाँ पर P क्या हो, P जहाँ पर किस प्रकार की संख्या हो, P जहाँ पर हो कोई अभाज्य संख्या, जैसे जहाँ पे अभाज्य था, जहाँ पे अभाज्य था, जहाँ पे अभाज्य था, जहाँ पे अभाज्य था। यदि P वर्गमूल P आ गया और P क्या है, P क्या है, P अभाज्य है, तो इस प्रकार जो हमें संख्या मिलेगी वह क्या होगी, अप्रमेय होगी। यह अपने ध्यान में रखना है। तो हम कह सकते हैं जहाँ था हमारे पास निम्नलिखित संख्या प्रमेय संख्या या अप्रमेय संख्या, तो पहला हमारे पास क्लियर हो जाता है। तो पहला क्या है, कौन सी संख्या है, अप्रमेय। हमें पता है कि रूट में एक अभाज्य संख्या लिखी है, अप्रमेय होगी। दूसरी भी क्या है, अप्रमेय। तीसरी क्या है, यदि हम किसी प्रमेय संख्या में से कोई अप्रमेय संख्या कम कर दें तो क्या मिलती है, अप्रमेय संख्या। जहाँ पर क्या है, 5 एक प्रमेय संख्या, क्योंकि 5 बटे में 1 लिखा जा सकता है, और इसमें से हम √2 कम कर रहे हैं, तो ये क्या मिलेगी हमें, ये भी क्या मिलेगी, अप्रमेय संख्या। और इसी प्रकार से यदि हम किसी प्रमेय संख्या में अप्रमेय संख्या जोड़ दें तो क्या मिलेगा, अप्रमेय संख्या। ये भी आपने याद रखना है। जहाँ पर एक प्रमेय संख्या में एक अप्रमेय संख्या जोड़ी गई है तो यह भी क्या होगी, अप्रमेय होगी। इसी प्रकार से यदि हम किसी प्रमेय संख्या को किसी अप्रमेय संख्या से गुणा कर दें, किसी प्रमेय संख्या को किसी अप्रमेय संख्या से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, अप्रमेय संख्या मिलेगी। ये भी आपने याद रखना है। जहाँ पर यही हुआ है, प्रमेय को अप्रमेय से गुणा किया गया, अप्रमेय संख्या मिलेगी। और इसी प्रकार से यदि किसी प्रमेय संख्या को हम अप्रमेय संख्या से भाग कर दें तो अप्रमेय संख्या मिलेगी, जैसे जहाँ पर हुआ है। तो हमारे पास था निम्नलिखित संख्या प्रमेय संख्या या अप्रमेय संख्या, तो आप क्या लिखोगे, तीसरा पार्ट भी क्या आ जाएगा, अप्रमेय। चौथा भी क्या आ जाएगा, क्योंकि प्रमेय संख्या में अप्रमेय संख्या ऐड होगी, ये भी क्या होगा, अप्रमेय संख्या। और जहाँ पर प्रमेय संख्या को अप्रमेय से गुणा होगी तो क्या मिलेगा, अप्रमेय संख्या। और जहाँ पर प्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या से भाग हो गया तो क्या मिलेगी, अप्रमेय संख्या। तो आपने ध्यान में रखना है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित संख्या प्रमेय संख्या या अप्रमेय, तो इस प्रकार की यदि संख्याएं आ जाएं तो आपने ध्यान से उसका आंसर देना है कि वह प्रमेय है या अप्रमेय है। यदि वह P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती तो वह संख्या क्या होगी, अप्रमेय होगी। पूछ सकता है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत वर्ती का है। तो इसके लिए हमने केवल क्या करना है, केवल जो इस प्रकार की संख्या होगी प्रमेय संख्या P बटा Q रूप की, P बटा Q, हमने केवल जो Q है, Q नीचे वाली संख्या Q, उसके केवल गुणनखंड करके देखना है। यदि उसके गुणनखंड 2 की घात गुणा में 5 की घात रूप के आ जाते हैं तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा।
जहाँ पर यदि हम देखें क्या था हमारे पास, जहाँ पर था 3125, तो 3125 के हमने क्या किया, गुणनखंड किए। हमें पता है जी 5 पे गया, 6 5 30, 5 दूनी 10, 625, फिर 5 पे गया 125 और फिर 5 पे गया 25 और फिर 5 पे गया। ये 5 की घात कितने की, 1 2 3 4 5। इट मीन जी अगर 13 बटे में 5 की घात 5। लेकिन हर हमें किस रूप का चाहिए, 2 की घात और 5 की घात के रूप का। जहाँ पर 5 की घात तो आ गई, 2 की घात नहीं है, तो इसे मैं इस रूप में भी लिख सकता था, प्रकार भी लिख सकता था, 13 बटे में 2 की घात 0 गुणा में 5 की घात 5। अब यह जो हर है हमारे पास 2 की घात और 5 की घात के रूप का है, तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत। अब जैसे जहाँ पर देखें, जहाँ पर हर क्या है 455, इसके गुणनखंड करेंगे केवल। 400 पे गया, 5 पे 91 आ गया, फिर ये 7 पे गया, 13 7 91। अब ये हमारे पास आ गया 64 बटे में 5 गुणा में 7 गुणा में 13। हमें हर चाहिए था 2 की घात और 5 की घात के रूप का। जहाँ पे क्या आ गया, 5 की घात तो आ गई, लेकिन 7 और 13 की घात के रूप का भी आ गया। तो हम क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। दशमलव। तीसरा यदि हम पार्ट देखें, तो तीसरा पार्ट है हमारे पास, तीसरे पार्ट में वो पूछ रहा है कि 6 बटे 15। अब 15 के जरिए हम गुणनखंड करें, 3 गुणा में 5 होंगे, हमें पता है। और हर किस रूप का आ गया, हर हमारे पास आ गया 3 की घात और 5 की घात रूप का। हमें किसका चाहिए, 2 की घात और 5 की घात रूप का। इसलिए हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार अशांत वृत्ति का है, अशांत।